नमस्ते एंड जय हिंद गाइस। इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं और 400 पार जो थी उसकी हवा निकल चुकी है। मोदी जी ने इतना बड़ा नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और किसी महान आदमी ने ये चीज कही थी। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा इलेक्शंस की डेट घोषित कर दी है, उसमें नागपुर का 19 अप्रैल को इलेक्शन होने वाला है, जिसमें गडकरी जी होपफुली बीजेपी से कंटेस्ट करेंगे और विदाउट एनी डाउट वो जीत के आने वाले हैं। चाहे वो प्रचार करे या ना करे, उनका काम बोलता है। जिस तरीके से उन्होंने रोड्स, हाईवेज, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, ये सब चीजें बनाए हैं, तो उनको हराना इम्पॉसिबल है नागपुर में एटलीस्ट। अब सेकेंडली, कौन गवर्नमेंट बना सकता है सेंटर में, कौन पीएम हमको बनते हुए देख सकते हैं हम लोग? क्या हम लोग राहुल गांधी को पीएम बनते हुए देख सकते हैं? तो मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज पे है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जैसा आंकड़ा रखा है कि बीजेपी को 370 सीट और एनडीए 400 पार, इस बार शायद वो बहुत ज्यादा टफ है, पर बीजेपी क्लियर मेजोरिटी से मोदी जी वापस पीएम बनने वाले हैं। और मेरी उनसे उम्मीदें क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने सबसे पहले तो पीओके का मैटर या कश्मीर का जो इशू है वो प्रॉपरली पूरा सॉल्व करना चाहिए। सेकेंडली, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ में बहुत सारी जो स्टेट्स है उनके टेन्योर बढ़ेंगे, कुछ स्टेट्स के टेन्योर कम होंगे। ये बहुत सी बड़ी बड़ी कठिनाई मोदी जी के सामने आने वाली है। और मोदी जी जब भी 2024 का इलेक्शन जीत के अपनी शपथ लेंगे, उसके बाद में पता चलेगा कि इन सब चीज़ों में मोदी जी किस तरीके से जनता की विश्वास पे, आकांक्षाओं पे और उनको थर्ड लार्जेस्ट इंडिया को इकोनॉमी बनाने में किस तरीके से वो मेहनत करेंगे। अब सोच लीजिए, किसी महान आदमी ने जब ये चीज, अरे ये तो मैं ही था, हाँ मैंने ये चीज कही थी, लोकमत के बूम के सामने ये चीज कही थी कि यार 400 पार बोल तो रहे हैं, बट इतना आसान नहीं होने वाला है। अब इसके पीछे का रीजन जानते हैं। क्या क्या चीजें थी जिस वजह से बीजेपी 400 पार तो छोड़ो, 300 भी क्रॉस नहीं कर पाई। बीजेपी तो छोड़िए, एनडीए 300 क्रॉस नहीं कर पाई। सबसे बड़ा मेजर रीजन मेरे को जो पर्सनली लगा वो ये कि जनता को ओवर कॉन्फिडेंट कर देना। जनता को इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया गया था कि इस बार मोदी जी को तो आने से कोई नहीं रोक सकता और 400 पार तो होना ही है। इसीलिए कई जगह पे आपने देखा कि वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ था। वोट करने ही लोग नहीं आ रहे थे, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया था कि यार मोदी जी आ रहे हैं तो हमको ज्यादा मेहनत करने की, इतनी कड़ी धूप में जाके वोटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो लोगों ने वोट ही नहीं डाले, उनको पता था कि मोदी जी आ रहे हैं। और खेल पलटा, सेकंड जो पॉइंट मेरे को लग रहा है खेल पलटा है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इतना खराब परफॉर्मेंस मोदी जी या फिर योगी जी या फिर इन लोगों ने सोचा नहीं था कि इतना खराब परफॉर्मेंस हो सकता है उत्तर प्रदेश में। सेकंड बिहार में खराब परफॉर्मेंस, थर्ड महाराष्ट्र में खराब परफॉर्मेंस, वो तो थोड़ा बहुत लाज बचा दी मणिपुर और इधर साइड के लोगों ने। अदरवाइज मोदी जी का आखिरी तक के जो रवि शास्त्री जी बोलते हैं ना, उस टाइप का हो गया था। अब यहाँ पे कांग्रेस को बहुत बड़ी दाद देनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस या फिर इंडी गठबंधन, इन लोगों ने जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा, जिस कठिनाइयों से ये गुजरते हुए इन्होंने ये चुनाव लड़ा, बड़े बड़े दिग्गजों को छोटे छोटे लोगों ने हरा दिया, जिनका नाम भी किसी ने नहीं सुना होगा। स्मृति जुबिन ईरानी जैसी कद्दावर नेता को हरा दिया अमेठी की सीट। इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े नेता हारे हैं। नितिन गडकरी जी पहले तो पीछे चल रहे थे नागपुर से, बट फाइनली उन्होंने कवर करके वो जीत गए। नागपुर से तो मुझे पता था कि नितिन गडकरी जी ही आने वाले हैं, क्योंकि हमको पता है कि नागपुर से जब तक वो नहीं चाहेंगे ना, तब तक नितिन गडकरी जी को कोई नहीं हरा सकता। कांग्रेस ने और एक अच्छी चीज क्या करी कि कांग्रेस ने ये दिखा दिया कि हमारे ऊपर में कितना जुल्म हो रहा है, ईडी सीबीआई की रेड्स हो रही है, हमको किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, हमारे अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं। ये मैसेज पहुंचाने में कांग्रेस कुछ हद तक कामयाब जरूर हुई है। और लोगों ने सोचा कि अगर थर्ड टर्म में मोदी जी आ जाते हैं फुल मेजोरिटी से, तो हो सकता है कि भाई डिक्टेटरशिप लग जाए। अभी उन्होंने कांग्रेस को उतनी पावर दे दी कि भाई वो एक मजबूत विपक्ष बन के हमारी आवाज वहां तक पहुंचाए, और अगर सरकार कुछ गलत काम कर रही है तो उस सरकार को इस तरीके से आगे वो कैसे लेके जाए। थर्ड पॉइंट जो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी खुद भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। राम मंदिर का मुद्दा उनके सामने था कि यूपी में तो राम मंदिर, यूपी बिहार में या फिर पूरे इंडिया में राम मंदिर को लेकर अगर हम लोग जाएंगे
तो शायद जनता वोट दे देगी, शायद जनता इमोशनल होके वोट दे देगी, बट ये चीज़ नहीं हो रही है। मोदी जी के काम भी बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने काम किए हैं। उन्होंने वो काम गिनवाना छोड़कर उन्होंने राम मंदिर से लेके हर चीज़ गिनवा दी, पर वो काम नहीं गिनवाए जो उनको गिनवाने चाहिए थे। और एक चीज़ जो मोदी जी ने अच्छी नहीं की इस सारे कैंपेन में, वो ये है उन्होंने साउथ के ऊपर में ज़्यादा फोकस रखा और बाकी राज्यों में थोड़ा सा कम फोकस रखा। बड़े लीडर्स की नाराज़गी साफ दिख रही थी, मतलब सड़कों पर बड़े लीडर्स उतरे ही नहीं। नितिन गडकरी जी ने बोल दिया था कि मैं इस बार प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ, जिसको वोट करना है वो मेरे नाम पे कर दीजिए, मेरे काम पे कर दीजिए, बट मैं इस बार मैं प्रमोशन करने नहीं उतरने वाला हूँ। तो ये सब कुछ कॉन्सिक्वेंसेज, ये सब कुछ प्रॉब्लम है मोदी जी के पास में। चलो खैर, रात गई बात गई, सब अच्छा हो गया। मोदी जी अभी वापस पीएम बनने वाले हैं, बट मोदी जी के सामने अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स और आगे खड़ी हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन कब होगा ये तो कोई नहीं बता सकता। अगर नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन हो गया और वो इंडी गठबंधन में चले गए तो क्या वो पीएम बन जाएंगे और राहुल गांधी उनको पीएम बनने देंगे? और अगर तो वो पीएम बन गए तो वो अपनी सारी सीटें उधर लेके जाएंगे, मतलब विपक्षी दल में बीजेपी आ जाएगी। और अगर वो विपक्षी दल में आती है तो सिर्फ छोटी सी जेडीयू को क्या कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी एज अ पीएम? चलो अगर कांग्रेस ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि मोदी को बाहर रखना है तो बहुत कठिन है। बट अगर नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन हो गया और वापस से उधर चले गए तो मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी। तो मोदी जी को किस तरीके से कोalition गवर्नमेंट चलानी है वो बहुत कठिन वे में और बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, क्योंकि अटल जी ने कोalition गवर्नमेंट चलाई हुई है और उन्होंने कितने अच्छे से चलाई है ये हम सब जानते हैं। मनमोहन सिंह साहब ने चलाई है और उन्होंने कितने अच्छे से चलाई है ये हम लोग जानते हैं। और मोदी जी को हर टाइम फुल मेजोरिटी की आदत है, उनको कोalition गवर्नमेंट की कभी आदत नहीं रही है। चाहे वो गुजरात इलेक्शंस हो, चाहे कहीं के भी हो, वो सीएम रहते हुए भी फुल मेजोरिटी से आते थे। वो 2 टर्म पीएम बने, वो भी फुल मेजोरिटी से बने। तो उनको वो चीज़ जो उनके ऊपर में प्रेशर करे ना, वो चीज़ उनको हैंडल करने की अभी तक आदत नहीं है। शायद ये 3rd टर्म में अगर मोदी जी पीएम बनते हैं तो मे भी उनको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत से बिल पास करवाने हैं, पीओके का मामला सुलझाना है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का मामला सुलझाना है, बहुत सी चीज़ें, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, सीए लाना है। इतनी सब चीज़ें वो कोalition गवर्नमेंट के साथ कैसे कर सकते हैं, आई डोंट नो। तो ये सब कठिनाई मोदी जी के सामने आने वाली है। अब राहुल जी के सामने क्या चीज़ आएगी? राहुल जी के सामने आएगी अभी जनता। जो आपने वादे किए थे उनको गवर्नमेंट से किस तरीके से राहुल जी पूरा करवा सकते हैं, किस तरीके से एक मजबूत विपक्ष का भूमिका जो है वो निभा सकते हैं, और किस तरीके से राहुल गांधी जी इस देश को ये बता सकते हैं कि जो उनके खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी कि इनको तो पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, मिसफिट इन पॉलिटिक्स है, ये सब चीज़ें। तो किस तरीके से राहुल गांधी इस सब चीज़ को दरकिनार करते हुए अपने आप को एक स्ट्रांग लीडर के तौर पे, स्ट्रांग अपोजिशन लीडर के तौर पे उभार के सामने ला सकते हैं। क्योंकि एक मजबूत सरकार के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष होना ये हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है और बहुत ज़रूरी था। अगर इस बार